नमस्कार। स्वागत है आपका JK24/7 की खास पेशकश खास मुलाकात में। आपके साथ मैं हूं कपिल गौड़ और आज के मेरे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद, राज्यसभा में भाजपा के चीफ विप, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और आरएसएस के बड़े ही कुशल कार्यकर्ता श्री शिव प्रताप शुक्ला जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, चीफ विप का एक बहुत अहमियत होती है इस पद की, तो इस पद की जो खास बातें हैं, जो चुनौतियां हैं और जो भूमिका है, वो क्या क्या होती हैं सर? देखिए, महत्वपूर्ण ये होता है कि चीफ व्हिप जब हाउस चलता रहता है तो अपने सदन का संचालन ठीक हो, जैसे पीठ देखती है वैसे ही अपने दल के लोगों के त्वरित कार्य जो भी उनके लिए निर्धारित है वो करें, उपस्थिति उनकी पर्याप्त रहे और ये हो कि जो विषय उनको उठाना हो वह पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे और प्रिपेयर्ड रहे उस आधार पर निश्चित रूप से उसको उठाया जाए। इसके साथ ही साथ चीफ व्हिप का एक पे ये भी होता है कि विपक्ष के दलों के लोगों से भी तालमेल रखना, ताकि आवश्यकता अगर कुछ ऐसी पड़ती है तो उनको भी विषयों को बताना, सभा ला और सब करना। ये बहुत महत्वपूर्ण रूप ये होता है कि अपने दल और विपक्ष इन दोनों के बीच के सेतु के दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी होता है। कुछ जो नए सांसद जो चुन करके आते हैं उनको कुछ परेशानियां होती हैं सर, जब सत्र चलता है उनको कई चीज़ों के बारे में पता नहीं होता जिस तरीके से, तो उस मायने से अगर देखा जाए तो चीफ व्हिप की जो एक भूमिका होती है किस प्रकार से कारगर साबित होती है? देखिए, जो भी हमारे नए सदस्य चुन करके आते हैं, पहले तो नियमावली की एक पुस्तिका मिलती है, उसका वो अध्ययन भी करते हैं। फिर भी व्यवहारिक पक्ष की दृष्टि से अगर उनको कोई जानकारी होती है तो वह हम लोगों से पूछते हैं, हम देते हैं उनको, या ये लगता है कि हमें ही लगता है कि नहीं इनको ये बतानी चाहिए तो उनको बताते भी हैं। और कैसे सदन की कार्यवाही में भाग लेना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस सब कुछ की जानकारी हमारा कर्तव्य होता है, चीफ व्हिप का कर्तव्य होता है कि वो निश्चित रूप से उनको दे और वो ट्रेंड करे। राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, हर एक सभा की अपनी एक गरिमा होती है। जिस तरीके से हमने पिछले कुछ दिनों में भी देखा था कि सांसद जो हैं टेबल पे चढ़ते हैं, माइक को तोड़ते हैं, ये आज मतलब किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है सर? मुझे लगता है कि उच्च सदन में इस प्रकार की घटनाएं होती नहीं है, लेकिन पिछले बार टीएमसी के लोगों ने इस पर विशेष तौर पर ये हंगामा किया और बहुत सीनियर सांसद भी उनके मेजों के पास गए, माइक तोड़े, जिनके लिए ये कहा जाता था कि नहीं ये निश्चित ही बहुत विषय तो अच्छी तरह से रखेंगे लेकिन सौम्य विचार भी रखेंगे। इन सारे सौम्य विचार उन्होंने तोड़ डाले। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल से बौखलाहट कुछ ऐसी हुई और कुछ विषय ऐसा आया कि जिनके या तो उनको प्रोवोक किया गया था, नेतृत्व से कहा गया था, जिसका परिणाम रहा किसी को भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो पिछले सत्र में घटी। मैं अनेक वर्षों से हूँ लेकिन मैंने कभी यह नहीं देखा जो पिछले वर्ष में घट गई, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकते हैं। सर, आपने बंगाल का जिक्र किया। यहाँ पर बंगाल में इस साल चुनाव है, अगले मतलब 5 राज्यों में इस साल चुनाव है। जिस तरीके से एक के बाद एक बंगाल टीएमसी के जो नेता हैं या जो उनके विधायक हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, भाजपा चुनाव के टाइम पे अपने आप को कहाँ देखती है सर बंगाल के अंदर? आगे के चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी इस तक देखती है और इसी का परिणाम है टीएमसी के वह दबे हुए लोग जो जबरदस्ती उनको दबाया गया था, वह लोग भी एक किरण के रूप में भाजपा को देखते हैं। तो उस स्वाभाविक है कि उस किरण के प्रति उनका आकर्षण है। जनता स्वयं टीएमसी के शासन से उब गई है, लोकतंत्र वहां पेपर में है, शुद्ध रूप से मुख्यमंत्री का तानाशाही का तंत्र चल रहा है। वो जिसको चाहे रहे, न चाहे तो न रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याओं की बाढ़ लग गई, उनकी पिटाई हो जाती है।
ये जनता देखते देखते उब गई और उसने ये मन बनाया कि नहीं, कम से कम इस निरंकुश सरकार को तो निश्चित रूप से हटाना चाहिए, जमीन दिखाना चाहिए। इस नाते भारतीय जनता पार्टी को आज जनता की पार्टी कहा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में इस तरह की लहर चल रही है। कितनी सीटें आपका अनुमान है सर बंगाल के अंदर भाजपा का? अब देखिए, सीटों का अनुमान तुरंत अभी नहीं कहा जा सकता है। ये जरूर कहेंगे कि हम सरकार बनाएंगे, अपने बलबूते पर बनाएंगे। अमित शाह जी तो बार बार पहले भी राज्यों में देखा गया है, हरियाणा में 75 पार, वहां पर इतने पार और वहां पर इतने पार, तो इस बार बंगाल में कितने पार? नहीं, बंगाल में भी उन्होंने इस बात को कहा है। दीदी जी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, जान लीजिए, हम ये मान करके चलते हैं कि बंगाल में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार रहेगी। इसमें कहीं इफ वट की स्थिति नहीं है। ने अब की बार के चुनाव के बाद ममता जी विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता पाने लायक भी नहीं रह पाएंगी। ये स्थिति बंगाल में रहेगी। विपक्षी पार्टियां जो हैं या फिर जो भाजपा से अलग सोच रखते हैं, उनका कहना ये होता है कि जब भी कोई अधिकारी या कोई दूसरी पार्टी, उसके लोग जो हैं, अगर भाजपा में आकर के मिल जाते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं, और भाजपा से निकल करके अगर चले जाते हैं तो वो मैले हो जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमने तो कभी किसी को मैला नहीं कहा। शिवसेना है सर, वो अगर जब तक एनडीए के साथ थी तब तक बहुत नहीं, अच्छी थी। देखिए, बहुत साफ सी स्थिति है। हमने शिवसेना को कभी भी ये नहीं कहा कि मैले हो गई है। हमने सिर्फ इतना कहा कि बाला साहब ठाकरे नीतियों को छोड़ दिया है। आदरणीय बाला साहब की जो नीतियां थी, वह नीतियां पूर्ण रूप से राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित रही हैं। वह स्वयं कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन राष्ट्रवादी शक्तियों को हमेशा प्रश्रय देते रहे। और वर्तमान में मुख्यमंत्री जी उन्हीं के पुत्र हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं उस नीतियों को वह छू भी पा रहे हैं। देख रहे होंगे, लेकिन छू इस नाते नहीं पा रहे हैं क्योंकि उधर उनकी दृष्टि नहीं है। जैसे हम ये कहें, महाभारत के युद्ध के समय दुर्योधन को ये बताया गया है, भाई क्या सही है क्या गलत है, ऐसे होगा। तो दुर्योधन ने एक बात कही थी, सत्य और असत्य की बात। तो उन्होंने ये कहा था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जब कहा तो उन्होंने कहा कि जानामि धर्म नच में प्रवृत्ति, आ जानाम धर्म है तुम्हें निवृत्ति। मतलब धर्म मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। तो इस प्रकार की बात दुर्योधन ने कही। कहीं राजनीति में भी जो लोग हैं वह इस स्थिति के हो गए हैं कि अपना राज धर्म भूल रहे हैं, राष्ट्र धर्म भूल रहे हैं, व्यक्तिगत उनका धर्म राष्ट्र धर्म से बड़ा हो जा रहा है। केरला में इस बार शुरुआत होगी सर बीजेपी की? वहाँ पहले भी हमारे विधायक भी हुए हैं। फिलहाल तो एक विधायक है सर, वो भी कृषि कानून का जो है विरोध कर रहे हैं। वो एक अलग का विषय है, लेकिन वहाँ भी विधायक हुए हैं। नगर निकायों में भी हमारी उपस्थिति है। सरकार में कब सर? इतने से क्या भाजपा इतने से संतुष्ट है? नगर निगम में अगर उसके बंदे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नगर निगम में है, विधायक है, सिर्फ इतने से संतुष्ट है क्या भाजपा केरला? भारतीय जनता पार्टी के वोट के प्रतिशत वहाँ बढ़े हैं और इसी वोट के प्रतिशत के बढ़ते हुए सवाल के आधार पर आगे चल करके हम सरकार भी बनाएंगे। अभी नहीं बनी है, लेकिन आगे बनेगी। कृषि कानून पर बात करेंगे सर। बहुत सारे कृषि संगठन हैं जो इस कानून को विरोध कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च भी निकालने की बात कर रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं विफल क्यों हो रही है? कृषि मतलब जो कृषि से रिलेटेड जो लॉ हैं, जो कानून है, उनको उन कृषि संगठनों को या फिर किसानों को समझाने के लिए सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात कही, सरकार ने भी एक प्रपोजल दिया है कि हम 1.5 वर्ष तक के लिए इस कानून को स्थगित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, किसान जो चाहे कमेटी वो बना लें, सरकार, किसान और वो कमेटी मिल बैठ कर करके अच्छा मार्ग अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ संशोधन करना है तो वो दे सकते हैं मार्ग। सरकार ने एक कभी नहीं कहा कि हमारा रेजिडेंस है। कुछ लोग जो किसान संगठनों के साथ जुड़ गए हैं, उन्होंने जरूर बार बार इसी बात को कहा कि कानून खत्म तब कोई बात करेंगे। ये कोई मतलब नहीं रहा।
लेकिन उसके बावजूद भी किसान संगठनों की मैं तारीफ करूंगा कि ऐसे लोगों के समझाने के बावजूद भी बार बार जब भी वार्ता आयोजित हुई वो आए, धीरे धीरे वो सकारात्मक रुख निकल रहा है, अगली बार और अच्छा रुख आ सकता है और मैं समझता हूं कि वह अच्छा रुख जो है आंदोलन की समाप्ति तक जा सकता है। सर 1.5 साल, क्या सरकार का ये कोई पैंतरा है कि किसान अभी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हटा दिया जाए उस प्रदर्शन से, ताकि बाद में इतनी बड़ी संख्या में भीड़ ना जुट पाए? नहीं, ऐसा कुछ सरकार पैंतरेबाजी नहीं कर रही है। सरकार का पैंतरा है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अपने वर्डिक्ट में ये कहा है कि एक बार कानून को स्थगित कर करके देखिए। तो फिलहाल रोक लगाइए सर कानून के ऊपर। स्थगित मैंने भी कहा भाई, रोक और स्थगित में कोई अंतर नहीं होता है। स्थगित कर करके देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि उसको खत्म कर दिया जाए, हम भी ये नहीं कह रहे कि खत्म हो रहा है। इसी कानून के अंतर्गत जो भी कुछ संशोधन की स्थिति आएगी, जो संगठनों की तरफ से आएंगे, समाधानपूर्ण रहेगा, सरकार निश्चित रूप से गंभीरता के साथ उस पर विचार करते हुए करेगी। अभी तक भी सरकार बार बार इस बात का मौका दी है, ऐसा पहली बार हुआ है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार पूरी तौर पर संवेदनशील है और किसानों के राय की बात को मानती जा रही है। किसान यूनियन मांग कर रहा है कि 26 जनवरी को वो है ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा, दिल्ली पुलिस का काम है। तो आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? क्या किसान संगठन जो है वो ट्रैक्टर मार्च 26 तारीख को निकालने में सफल हो पाएंगे? अब ये देखो, सरकार का विषय है, तो इस भविष्य के प्रश्न पर अभी से इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा चेहरा है अगर राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो। शिक्षा प्रणाली में आपका एक बहुत अभूतपूर्व जो प्रयास था उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को बदलने का, वो बहुत अद्भुत रहा है सर। क्या आपको ये भी लगता है कि उत्तर प्रदेश के जैसे पूरे देश में शिक्षा प्रणाली के बारे में सरकार को और ज़्यादा सोच विचार करने का मतलब सोच विचार करना चाहिए और उसको एकदम ही बदल देना चाहिए? देखिए, नई शिक्षा नीति सरकार ने लाई है। नई शिक्षा नीति संसद में लाने के पहले सरकार विभिन्न विशेषज्ञों से उस पर राय ली, राज्यों से के पास भी भेजा, उनसे भी वो करके आया और भारतीय परिवेश के अनुरूप शिक्षा रहे, इसके लिए उन्होंने किया कि स्थानीय भाषाओं को उस में तरजीह देने की बात की गई, राष्ट्रपरक शिक्षा हो इसकी बात की गई। इस नाते इस नई शिक्षा नीति में सब कुछ है जो पिछले सदन में सरकार ने इसको लाया था और ला करके पास कराया था। मुझे लगता है वो अपने आप शिक्षा का एक प्रतिमान होगा, एक आधार तैयार करेगा। शिक्षा से पैदा होता है सर रोजगार। रोजगार अभी अगर भारत की स्थिति देखी जाए तो वो ये नहीं कह सकते कि काफ़ी बेहतर है। तो सरकार के क्या प्रयास हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले आने वाले समय में? क्योंकि जिस तरीके से कोविड का समय गुजरा है, भारतीय सरकार की तारीफ भी करनी होगी कि उन्होंने जिस तरीके से इस कोविड के समय में, इस कोविड के दौरान जो है जिस तरीके से लोगों को बचा करके रखा, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार जो है लोगों के हाथों से चला गया। तो आने वाले सालों में, आने 1-2 साल के अंदर जो रोजगार जो छूट गए हैं वो उनकी भरपाई कैसे होगी? रोजगार का मतलब केवल नौकरी नहीं होती है। हम समझते हैं कि लाखों लोगों को नौकरी देने का काम अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी के इसी शासन में। केंद्र सरकार ने भी आवश्यकतानुसार किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये नेतृत्व हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो, और उसमें विभिन्न योजनाओं का उन्होंने ले आने का काम किया। आप ये महसूस कीजिए कि जब हम लोग मुद्रा योजना को लाए और जब जनधन खाते लाए, तो जनधन खाते में ये था कि बिना पैसा दिए भी खाता खोल सकते हैं। ये एक आश्चर्य का विषय था कि बिना पैसा दिए कैसे खाता खोल सकते हैं। खुला, लोगों ने मजाक बनाया, सरकार का भी बनाया, प्रधानमंत्री के लिए भी कई वो किए। उस समय में वित्त राज्य मंत्री था, माननीय अरुण जेटली जी एक प्रभावी वित्त मंत्री के रूप में जाने जाते थे। और आप सोचिए कि जिसका मजाक बनाते थे, आज उसमें भी 1 लाख करोड़ से अधिक पैसे जमा हो चुके हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने युवकों को रोजगार देने के लिए बैंकों से लोन सुलभ कराए। अनुसूचित जात, जनजात,
और महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, आप अपना प्रोजेक्ट लाइए। तो इन वर्गों के लिए 1 करोड़ रुपए तक का लोन बिना किसी जमानत के देने की बात कही। फिर 1 घंटे के अंदर लोन की सैंक्शनिंग की बात कही। बहुत साफ उन्होंने कहा, लोकल को वोकल बनाओ, उत्पाद को के लिए कहिए। विदेश के भी उत्पाद जो आज यहाँ आए, कभी न कभी अपने यहाँ लोकल रहे, वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको उतना प्रश्रय दिया। ठीक वही काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि यहाँ के लोकल सामानों को हम वो करेंगे तो फिर उसका बाजार विदेश में भी जाएगा। ग्लोबलाइजेशन है, सत्य जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ जाएगा तो लोगों को उसका लाभ मिलेगा। छोटे छोटे स्थान पर विकास हो, इसके लिए काम किया। 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, यह एक वो दिया जिसका परिणाम है कि सभी जिलों में, प्रत्येक जिले में एक एक कोई ऐसा प्रोडक्ट रहे जो जाना जाए, जिससे लोग जुड़े, उनको रोजगार मिले। तो कुल मिलाकर के हर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो एमएसएमई का बजट यूपीए की सरकार में खर्च भी नहीं होता था, उस एमएसएमई के बजट को वर्तमान एनडीए की सरकार में बजट रहता, उससे भी अधिक फिर सरकार पैसा देती है और उस बजट से काम होता है। कहीं खर्च नहीं होता था और कहीं पुनः और अधिक लगा करके लोगों को लाभ देने के लिए ये हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि लोकल को वोकल बनाओ। तो लोकल को वोकल तब बनाया जाएगा जब हम एमएसएमई को प्रश्रय देंगे। एमएसएमई को प्रश्रय दिया तो स्थान स्थान पर सहज रूप से छोटे छोटे कॉटेज उद्योग हुए और वह विकास कर रहे हैं। तो वह नौकरी मांग नहीं रहे हैं, लोगों को नौकरी देने का भी काम कर रहे हैं। तो इससे भी जो हुआ वह विकास हुआ। उसके साथ ही अनेक स्थानों पर एम्स खोले गए, गोरखपुर, सिंदरी, सब जगहों पर फर्टिलाइजर जो बंद हो गया था उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने खोलने का काम किया। तो जहां लोगों का स्वास्थ्य और कृषि से जुड़ा हुआ, वहीं लोगों को नौकरियां भी मिली। ये भी एक ये हुआ। उससे बाय प्रोडक्ट होगा। एम्स के पास न जाने कितनी दुकानें ऐसी होंगी जो लोगों को खुशहाल भी बनाएंगी, रोजगार भी देंगी। फर्टिलाइजर उद्योग के आधार पर जो वहाँ बाय प्रोडक्ट के आधार पर वहाँ कितनी कंपनियां जाकर के स्थापित हो जाएंगी। स्मार्ट सिटी लाए, स्मार्ट सिटी के आधार पर उसमें रोजगार दिए। 4 लेन 6 लेन लाए, उसके द्वारा रोजगार दिए। तो श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में रोजगार की पूरी तौर पर भरमार है। ये नहीं मैं कह सकता हूँ, कह रहा हूँ गुंजाइश है, पूरी तौर पर भरमार है। विपक्ष के लोग नौकरी को ही केवल रोजगार मान लेते हैं। हम इस सबको रोजगार में परिवर्तित करके और लोगों को आत्मसम्मान के साथ स्वदेशी आधार पर जीने के लिए प्रेरित करते हैं। सर, स्मार्ट सिटी, फिल्म सिटी तो ठीक है, लेकिन क्राइम फ्री सिटी कब होगी? उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पिछले साल 2019 में एनसीआरबी का रिकॉर्ड है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उनको कम से कम भी 19,000 के लगभग जो है उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। पहले अत्यधिक था, फिर धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ जी ने उसको कम करने का काम किया है। काफी कम भी हो रहा है। फिर भी वह त्वरित कार्यवाही उस पर कर रहे हैं, तुरंत उस पर एक्शन ले रहे हैं। जो माफियाज थे उन माफियाज पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों को जीने के लिए, सुकून के लिए, एक जिंदगी रहे, इसके लिए हर संभव प्रयत्न उन्होंने किया है। तो ऐसा नहीं कि उसमें कमी नहीं आई है। अब वो पहले के कूड़े को साफ करने में अगर पहाड़ बन जाता है तो थोड़ा समय लग जाता है, केवल उतना ही अंतर है। सर, भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश का एक बहुत अहम योगदान है। उसमें अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे ओवैसी की भी एंट्री हो रही है। तो किस तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष पहली बार देखने को मिल रहा है कि अगर ओवैसी की एंट्री हो रही है तो विपक्ष चिंतित है कि वो क्यों हो रही है। उनका कहना है कि ओवैसी जो है भाजपा की बी पार्टी के तौर पर काम करते हैं। अब देखिए, ओवैसी भी विपक्ष में है और अगर विपक्ष इसका वो कह रहा है तो विपक्ष के लोग एक हो जाए, कौन रोका है उनको? भारतीय जनता पार्टी कभी भी यह नहीं कही कि आप ओवैसी जी खड़े हुए या विपक्ष के अन्य वो खड़े हो। कुल मिलाकर के स्थिति है, उनका विषय है। किसी से भी इस संदर्भ में
चर्चा इस नाते नहीं करेंगे कि हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, वो लोग प्रतिक्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं। विकास और प्रतिक्रिया में अंतर होता है। मुझे लगता है कि इसको समझ लेंगे तो कहना छोड़ देंगे सकारात्मक राजनीति करो। निश्चित रूप से जनता समय समय पर सबको तरजीह देती है, आपको भी दे सकती है। आप निगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ो, नकारात्मक राजनीति छोड़ो, तो पॉजिटिव राजनीति की तरफ बढ़ोगे तो ठीक होगा। पूर्व में आप वित्त राज्य मंत्री भी रहे हैं सर, तो इस बार आने वाला जो बजट है आम जनता के लिए कितनी उम्मीदों भरा वो बजट होने वाला है? आम जनता के लिए सरकार हमेशा कर रही है, पिछले बजट में भी की। मुझे लगता है कि इस बजट में भी जब हर समय कर रही है आम जनता के लिए, तो बजट भी उससे अछूता नहीं रहेगा। दिल्ली में पेट्रोल 85 हो गए सर। देखिए, पेट्रोल डीजल ये सब अंतर्राष्ट्रीय घटने और बढ़ने के आधार पर हुआ है, बढ़ा है तो घटता भी है। तो इस नाते दिल्ली में हो गया तो उसके लिए नहीं कहा। अगर हाँ, ये जरूर है कि राज्यों के जो टैक्स है वो थोड़े और बढ़ा देते हैं, वो अगर लोग कम कर दे राज्यों के स्तर पर तो ठीक हो जाएगा। बेंगलोर में, कर्नाटका में जिस तरीके से अभी टेस्ला अपना जो ऑपरेशन चालू करने वाली है, टेस्ला कंपनी जो बाहर से इंडिया के अंदर आ रही है, क्या आगे भविष्य में उम्मीद है कि ऐसे ही बाहर की और कंपनियां भारत में आकर के निवेश करेंगी, जिससे अर्थव्यवस्था जो भारत की है उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा? बहुत पहले से प्रधानमंत्री जी मेक इंडिया की बात करते चले जा रहे हैं, तो मेक इन इंडिया की बात इस नाते कर रहे हैं कि वो आएँ तो वो अपना लाभ लेकर के जाएँ, यहाँ के मजदूरों का उपयोग करें, यहाँ के रॉ मटेरियल का उपयोग करें और यहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान दें। ये सब बातें माननीय प्रधानमंत्री सभी लोगों से कहते हैं। तो ये सारी कंपनियां आएंगी तो आकर के यहाँ के निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी। यहाँ के रॉ मटेरियल का भी खपत होगा, यहाँ के मजदूर भी उससे प्रोत्साहित होंगे। भाजपा के ऊपर आरोप हमेशा से लगाता हुआ है कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं या जब भी भारत के अंदर चुनाव आते हैं तो भाजपा पार्टी जो है प्रजातंत्र का इस्तेमाल करके, ईडी या सीबीआई का इस्तेमाल करके जो है वहां पे फेरबदल करने की कोशिश करती है। आपको भी मालूम है कि ईडी या सीबीआई सरकार की अंग नहीं है, एक स्वतंत्र संगठन है। हमारे समय में अगर वो काम कर रही है तो बेकार हो गई, उनके समय में काम करती थी तो बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं है, उनकी स्वतंत्रता पर किसी भी सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मेरा यह मानना है। और इस नाते ईडी या सीबीआई अपने अधिकारियों तक को पकड़ती है भाई, तो अपने अधिकारियों को पकड़ती है तो कोई सरकारी वो तो हो नहीं गई। और अगर ईडी या सीबीआई किसी के यहाँ जाती है तो तथ्यों के आधार पर जाती है। केरल जैसे उस पर वो कमेंट करते हैं। अब वहाँ के मंत्री अगर सोने के तस्करी में इन्वॉल्व है, सत्ता पक्ष का सदस्य इन्वॉल्व है, तो उसमें भारत सरकार क्या कर लेगी? आपने अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को भी देखा, मोदी जी के कार्यकाल में भी आप हैं सर, दोनों में से आप किसको ज्यादा बेहतर समझते हैं? अपने अपने समय में दोनों ने अच्छे काम किए। हर सरकारें समय के अनुसार कार्य करती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कार्य किया उसको मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। स्वर्ण चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी की, नदियों को जोड़ने की बात अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, आज मोदी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहाँ उस समय की आवश्यकता बीच में लोगों ने छोड़ दिया, 10 साल तक छोड़ दिया। यूपीए के सरकार में कि अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ है, मोदी जी उसको कर रहे हैं क्योंकि वह समय की आवश्यकता है। और किसी भी सरकार को समय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमेशा काम करना चाहिए। अगर वो नहीं करती है तो लोकतंत्र का भी विरोध करती है, विश्वासघात करती है और जनता से भी विश्वासघात करती है। आपको तो ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपने को प्रधानमंत्री कहना नहीं बल्कि प्रधान सेवक कहना, ये कहलाने की बात करते हैं। संसद में प्रवेश करने के पहले सर झुका करके लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम करते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। और ये सब कुछ सीख अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन लोगों से ही जो है मोदी जी ने भी लिया है। तो वह उनके किए गए कार्यों को भी कर रहे हैं और समय के अनुसार अपने कार्यों को और अधिक बढ़ा करके आज विश्व नेता के पद पर स्थापित हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खास चर्चा के लिए। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान शिव प्रताप शुक्ला जी। अगले हफ्ते फिर मैं हाजिर होऊंगा एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।